लीडरशिप पढ़ रहे थे हम। हाँ ये लास्ट लीडरशिप तक करेंगे। इसके जो दो टॉपिक हैं वो क्या बोलते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट में, कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाले। तो ये स्टेट पे थे ना, यहाँ पर थे हम ओयो स्टेट थ्योरी पे। कहाँ पर? ओयो स्टेट थ्योरी पे हो गया था ये ओयो स्टेट थ्योरी। अच्छा हो गया था, यस हो गया था। उसके बाद था मिशिगन। देखो मिशिगन और ओयो स्टेट थ्योरी ये एक ही टाइम की थ्योरीज हैं और एक ही तरीके से काम करने वाली थ्योरीज थी। अब जो मिशिगन स्टडी है वो क्या बोलती है, अंडर रैंसिस लिकर्ट, रिसर्चर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन, कंडक्टेड एक्सटेंसिव इंटरव्यू। इन्होंने भी क्या किया, उसी तरीके से कुछ इंटरव्यू कंडक्ट करवाए। लेकिन जैसे ओयो स्टेट थ्योरी है उसी को बेस बना के मिशिगन के जो थ्योरी है इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने सिर्फ 2 का मैट्रिक्स दिया। कौन सा? 2 का मैट्रिक्स। ओयो में कितने का दिया था? ओयो में 2/2 का था, यस और नो? ओयो में 2/2 का था जिसमें 4 अलग अलग तरीके की कंडीशंस थी। यहाँ पर किसकी बात हो रही है, यहाँ पर मिशिगन स्टडी के अंदर इन्होंने सिर्फ 2 का मैट्रिक्स दिया और उसमें भी इन्होंने सिर्फ ये बताया कि आपको सिर्फ 2 चीजों पे फोकस करना है। क्या? एक ये देखना है कि टास्क सेंटर्ड लर्नर बिहेवियर, लीडर बिहेवियर है, और दूसरी साइड पे एम्प्लॉई सेंटर्ड लीडर बिहेवियर। अगर आप लोगों को याद हो तो हमने इस चीज को पहले भी पढ़ा है कि लीडरशिप की सारी थ्योरीज एक ही चीज पे काम करती है। कौन सी चीज पे? या तो टास्क पे या फिर रिलेशनशिप पे। या तो टास्क पे काम करती हैं या फिर रिलेशनशिप्स पे काम करती हैं। या तो टास्क पे काम करती हैं या फिर रिलेशनशिप्स पे काम करती हैं। तो टास्क वाले लोग कौन से होते हैं? जो टास्क पे ज्यादा फोकस करते हैं वो लोग कौन से होते हैं? An effort to lead employees by focusing on work. टास्क का मतलब क्या हुआ? वर्क। एंड हाउ वेल एम्प्लॉइज परफॉर्म, और कि जो एम्प्लॉइज हैं वो कितने अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हैं। एंड हाउ वेल द एम्प्लॉइज परफॉर्म। द टास्क सेंटर लीडर पे क्लोज अटेंशन टू एम्प्लॉइज वर्क, कि वो फिर क्योंकि काम खत्म करवाना है तो हम किस पे फोकस करेंगे, हम ये देखेंगे कि जो एम्प्लॉई है वो कितने अच्छे तरीके से काम करता है। एक्सप्लेन वर्क प्रोसीजर, उसको ये बताया जाता है कि काम को कैसे खत्म करना है, काम को खत्म करने का प्रोसीजर क्या है। एंड डीपली इंटरेस्टेड इन परफॉर्मेंस, और परफॉर्मेंस पे मतलब क्या हुआ कि बोलेगा कि ये एक टास्क है, उस टास्क को एंड करना है। उस टास्क को एंड कैसे किया जाएगा, पूरा फोकस उसी चीज पे होगा। हमें उस टास्क को खत्म करना है, तो खत्म करने के लिए हम किस चीज का इस्तेमाल करेंगे? हम अथॉरिटी का इस्तेमाल करेंगे ताकि सामने वाले बंदे को उस चीज की नॉलेज दी जा सके, सामने वाले बंदे से उस चीज का काम है। प्लेन अटेंशन में मुकाता बनाशी, ये एक ही टाइम की थ्योरीज हैं और एक ही तरीके से काम करने वाली थ्योरीज थी। अब जो मिशिगन स्टडी है वो क्या बोलती है, अंडर रैंसिस लिकर्ट, रिसर्चर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन, कंडक्टेड एक्सटेंसिव इंटरव्यू। इन्होंने भी क्या किया, उसी तरीके से कुछ इंटरव्यू कंडक्ट करवाए। लेकिन जैसे ओयो स्टेट थ्योरी है उसी को बेस बना के मिशिगन के जो थ्योरी है इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने सिर्फ 2 का मैट्रिक्स दिया। कौन सा? 2 का मैट्रिक्स। ओयो में कितने का दिया था? ओयो में 2/2 का था, यस और नो? ओयो में 2/2 का था जिसमें 4 अलग अलग तरीके की कंडीशंस थी। यहाँ पर किसकी बात हो रही है,
यहाँ पर मिशिगन स्टडी के अंदर इन्होंने सिर्फ 2 का मैट्रिक्स दिया और उसमें भी इन्होंने सिर्फ ये बताया कि आपको सिर्फ 2 चीजों पे फोकस करना है। क्या? एक ये देखना है कि टास्क सेंटर्ड लर्नर लीडर बिहेवियर है और दूसरी साइड पे एम्प्लॉई सेंटर्ड लीडर बिहेवियर। अगर आप लोगों को याद हो तो हमने इस चीज को पहले भी पढ़ा है कि लीडरशिप की सारी थ्योरीज एक ही चीज पे काम करती है। कौन सी चीज पे? या तो टास्क पे या फिर रिलेशनशिप पे। या तो टास्क पे काम करती हैं या फिर रिलेशनशिप्स पे काम करती हैं। या तो टास्क पे काम करती हैं या फिर रिलेशनशिप्स पे काम करती हैं। तो टास्क वाले लोग कौन से होते हैं? जो टास्क पे ज्यादा फोकस करते हैं वो लोग कौन से होते हैं? An effort to lead employees by focusing on work. टास्क का मतलब क्या हुआ? वर्क। एंड हाउ वेल एम्प्लॉइज परफॉर्म, और कि जो एम्प्लॉइज हैं वो कितने अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हैं। एंड हाउ वेल द एम्प्लॉइज परफॉर्म। द टास्क सेंटर लीडर पे क्लोज अटेंशन टू एम्प्लॉइज वर्क, कि वो फिर क्योंकि काम खत्म करवाना है तो हम किस पे फोकस करेंगे? हम ये देखेंगे कि जो एम्प्लॉई है वो कितने अच्छे तरीके से काम करता है। एक्सप्लेन वर्क प्रोसीजर, उसको ये बताया जाता है कि काम को कैसे खत्म करना है, काम को खत्म करने का प्रोसीजर क्या है। एंड डीपली इंटरेस्टेड इन परफॉर्मेंस, और परफॉर्मेंस पे मतलब क्या हुआ कि बोलेगा कि ये एक टास्क है, उस टास्क को एंड करना है। बस उस टास्क को एंड कैसे किया जाएगा, पूरा फोकस उसी चीज पे होगा। हमें उस टास्क को खत्म करना है, तो खत्म करने के लिए हम किस चीज का इस्तेमाल करेंगे? हम अथॉरिटी का इस्तेमाल करेंगे ताकि सामने वाले बंदे को उस चीज की नॉलेज दी जा सके, सामने वाले बंदे से उस चीज का काम करवाया जा सके। देन आता है एम्प्लॉय सेंटर्ड लीडर बिहेवियर। एम्प्लॉय सेंटर्ड का मतलब क्या हुआ? जहां पर टास्क के साथ साथ रिलेशनशिप पे फोकस है। एन एफर्ट्स टू लीड एम्प्लॉइज बाय developing a cohesive work group and ensuring employee satisfaction. The employee centered leader emphasize employees well-being rather than task of the performance. तो ये बोल रहा है कि असल में हमें लोगों के साथ जो रिलेशंस हैं वो अच्छे बना के रखने हैं। क्या करने हैं? रिलेशंस अब अच्छे बना के रखने। जितने अच्छे रिलेशंस बना के रखेंगे उतना एम्प्लॉइज ज्यादा प्रोडक्टिविटी दे पाएंगे। तो ये क्या बोलते हैं? The researcher defined these behavior as mutually exclusive. A leader tends to use one of them. जैसे ओयो में क्या दिया हुआ था? ओयो में ये बोल रहे थे कि आप 1, 2, 3, 4 अलग अलग तरीके के बिहेवियर को एक साथ यूज कर सकते हो। लेकिन मिशिगन स्टडी में क्या बोलते हैं? मिशिगन स्टडी में ये बोला जाता है कि आप एक टाइम पे या तो एम्प्लॉइज पे फोकस कर सकते हो या फिर बिहेवियर पे ही फोकस कर सकते हो। या तो आप एम्प्लॉइज पे ही फोकस कर सकते हो या फिर बिहेवियर पे ही फोकस कर सकते हो। सो मिशिगन स्टडी शोज दैट एम्प्लॉई सेंटर्ड लीडर सुपरवाइज्ड ग्रुप्स विद हाई मोरल एंड प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन सेंटर्ड लीडर सुपरवाइज्ड ग्रुप विद लोअर प्रोडक्टिविटी एंड मोरल। तो अब यहाँ पर फोकस क्या किया गया है? ये बोलते हैं कि जो लोग एम्प्लॉइज पे फोकस कर रहे हैं, इस पे रिलेशनशिप्स पे फोकस कर रहे हैं, उन लोगों के अंडर काम करने वाले लोगों के अंदर प्रोडक्टिविटी और मोरल दोनों ही हाई है। क्योंकि जब आप रिलेशनशिप पे फोकस कर रहे हो तो लोग कनेक्टेड फील करते हैं, पीपल फील कनेक्टेड। These findings lead to belief that employee centered style was superior to production centered style. तो इसमें ये कंक्लूजन निकाला गया कि जो रिलेशनशिप फोकस है, जो रिलेशनशिप वाली अप्रोच है वो ज्यादा मैटर करती है, जबकि जो टास्क वाली अप्रोच है दैट इज इनफीरियर। ठीक है, ये इनफीरियर हो गई, छोटी हो गई, और ये रिलेशनशिप वाली अप्रोच क्या हो गई? सुपीरियर हो गई।
ये क्या हुई, ये सुपीरियर हुई। तो ये इस थ्योरी का क्रक्स निकला। यहां तक तो वो थ्योरीज थी जो किसी ना किसी एक अप्रोच के बारे में बात कर रही थी, ये काम ऐसे हो जाएगा, ये काम ऐसा हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आती है हमारे पास कंटीजेंसी थ्योरीज। कंटीजेंसी थ्योरीज क्या बोलती हैं? कंटीजेंसी थ्योरीज के अंदर ये बोला गया कि कोई भी एक तरीका नहीं है जो बेस्ट हो, कोई भी एक तरीका नहीं है जो कि बेस्ट होगा। हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं और हम उन डिफरेंट मेथड्स को क्या करते हैं, यूज करते हैं। क्या करने के लिए? अपनी लीडरशिप एबिलिटीज को डेवलप करने के लिए, अपनी लीडरशिप एबिलिटीज को बढ़ाने के लिए। सो फेडलर्स कॉन्टिजेंसी मॉडल इज वन ऑफ द मोस्ट सीरियस एंड इलेबोरेट सिचुएशनल थ्योरी इन द। तो इसमें जो सबसे पहले जिसने सबसे ज्यादा काम किया है उस बंदे का नाम क्या था? फेडलर। फेडलर ने एक थ्योरी दी थी। फर्स्ट रिसर्चर हु रिकॉग्नाइज द नीड ऑफ ब्रॉडर एक्सप्लेनेशन ऑफ लीडरशिप फिनोमिना एंकर्ड ऑन सिचुएशनल वेरिएबल। तो इसने बोला कि जो लीडरशिप है ना वो असल में कुछ सिचुएशंस पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? कुछ सिचुएशंस पे डिपेंड करती है और उन सिचुएशंस के अकॉर्डिंग आप क्या करते हो? आप डिसीजन लेते हो। ठीक है, उन सिचुएशंस के अकॉर्डिंग आप क्या करते हो? डिसीजन लेते हो और उन डिसीजन को फॉलो करते हो। हमारे पास कुछ डिसीजंस होते हैं, उन डिसीजंस को लिया जाता है, उन डिसीजंस को फॉलो किया जाता है, तभी हमारे पास एक लीडरशिप की अप्रोच है, एक लीडरशिप का मेथड है, वो निकल के आता है। तो उसने बोला कि 3 तरीके के वेरिएबल्स हैं। पहला वही आ गया, 2 तो वही आ गए, है याद है? ये तो लीडर मेंबर रिलेशनशिप, ये तो पहले भी था, और दूसरा टास्क स्ट्रक्चर, ये भी था। तो अब इसने नई चीज क्या ऐड कर दी? लीडर पोजीशन पावर। कि जो एक लीडर है उसके पास पावर कितनी है, उसके पास ताकत कितनी है और वो अपनी ताकत को कितना एक्सरसाइज कर सकता है। ये पूरी कंपनी के अंदर एक जो लीडर है उसके पास पावर कितनी है, ताकत कितनी है और वो उस पावर को किस तरह से एक्सरसाइज कर सकता है। वो पावर को एक्सरसाइज कैसे करेगा, इस चीज पे हमें क्या करना है? हमें फोकस करना है। तो सबसे पहला आता है वही लीडर मेंबर रिलेशनशिप, जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसको मिशिगन ने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस भी दी है। लीडर मेंबर रिलेशन क्या है? लीडर मेंबर रिलेशन। लीडर मेंबर रिलेशन क्या बोलता है? इट रेफर्स टू द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट फॉलोअर हैव इन द लीडर। अच्छा रिलेशन है तो ऑब्वियसली बात है फॉलोअर का लीडर में, लीडर का फॉलोअर में ट्रस्ट होना है ना, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ट्रस्ट नहीं होगा तो कभी भी वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इट इंडिकेट्स द डिग्री टू विच ग्रुप मेंबर्स लाइक द लीडर, जिस डिग्री पे वो अपने ग्रुप के जो लीडर है उसको पसंद करते हैं, एंड आर विलिंग टू एक्सेप्ट द लीडर्स बिहेवियर एंड इन्फ्लुएंस ऑन देम। और ये इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए, इस बात को मानने के लिए भी तैयार है कि जो लीडर है उनको किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहा है, उसका बिहेवियर उनको इन्फ्लुएंस कर रहा है और उसके अकॉर्डिंग वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए ये वाली चीज है वो करनी। If followers are willing to follow because of charisma, expertise, competence and mutual respect, the leader has little need to depend on task structure or position power. If on the other hand leader is not trusted and is viewed negative, the situation is considered less favorable. अगर लोग लीडर पे भरोसा करते हैं, लीडर की एबिलिटीज पे भरोसा करते हैं और ये मानते हैं कि ये लीडर हमारे लिए अच्छा काम करेगा और हम इस लीडर के साथ मिलकर आगे बढ़ सकते हैं, तो लीडर को टास्क पे फोकस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि लोग जब उसको फॉलो कर रहे हैं तो काम अपने आप ही हो जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर लोग लीडर पे भरोसा नहीं करते हैं, उनको लगता है कि नहीं लीडर तो हमारा बेवकूफ है, ये तो बेकार इंसान है, तो उस केस में फिर ऑपोजिट सिचुएशन हो जाएगी। ठीक है, तो उस किसी केस में क्या हो जाएगा? लीडरशिप की सिचुएशन है वो ऑपोजिट हो जाएगी कॉन्टिजेंसी में ऑपोजिट हो जाएगी। देन आता है फिर टास्क स्ट्रक्चर। अब टास्क का मतलब क्या हुआ? वर्क। इस टास्क का मतलब क्या हुआ? वर्क, काम। कि आप काम कैसे खत्म करवाओगे,
टास्क का मतलब हुआ वर्क। इट मेजर द एक्सटेंट टू विच द टास्क परफॉर्म्ड बाय सबऑर्डिनेट इज रूटीन और नॉट रूटीन, कि जो काम नीचे वाले लोग कर रहे हैं वो रूटीन वाले काम है या फिर नॉन रूटीन वाले काम है। मतलब ऐसा होता है ना कि रूटीन वाले तो जो लगातार चलते ही रहते हैं, और नॉन रूटीन वो होते हैं जो कभी कभी होते हैं, समझ रहे हो ना। नॉन रूटीन का मतलब क्या होता है, जो कभी कभी ही देखने को मिलते हैं कि अच्छा ये होगा या नहीं होगा ऐसा। टास्क स्ट्रक्चर रेफर्स टू द डिग्री टू विच टास्क रिक्वायरमेंट आर क्लियरली डिफाइंड, क्लैरिटी ऑफ गोल्स। क्योंकि देखो जितना क्लियर आप लोगों का गोल होगा, जितना क्लियर आप लोगों का क्या होगा, गोल होगा, उतने अच्छे से आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाओगे, उतना अच्छा आप आगे बढ़ पाओगे। क्लैरिटी ऑफ गोल्स, द करेक्टनेस ऑफ डिसीजन कैन बी इजीली वेरीफाइएबल, उसको फिर वेरीफाई किया जा सकता है क्योंकि आपको अपने गोल्स क्लियर है कि हमें क्या करना है क्या नहीं। एंड देयर आर अल्टरनेटिव सॉल्यूशन टू टास्क प्रॉब्लम्स, मल्टीप्लिसिटी ऑफ ऑप्शंस टू सॉल्व प्रॉब्लम। मतलब सिंपल सी बात है, सबसे पहला काम क्या होगा, आप लोगों को अपने ऑब्जेक्टिव्स को क्लियर करना पड़ेगा, बाकी सारी चीजें बाद में आएंगी। सबसे पहले क्या किया जाएगा, जो भी आप लोगों के ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो भी आप काम कर रहे हो या जो भी आप करना चाहते हो, आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को क्लियर करोगे। जैसे ही आपके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होंगे, जैसे ही आप लोगों के ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होंगे, आप उस टास्क को इजीली कंप्लीट कर पाओगे। यू विल एबल टू कंप्लीट द टास्क, आप उस टास्क को क्या कर पाओगे, इजीली कंप्लीट कर पाओगे। सो टास्क डिपेंड करता है रूटीन स्ट्रक्चर पे और नॉन रूटीन स्ट्रक्चर। देन आता है तीसरी चीज, लीडर पोजीशन पावर। अब ये दो चीजें तो पहले वाली हर जगह पर है, ठीक है, ये वाला लीडर मेंबर रिलेशनशिप भी था पहले और जो टास्क स्ट्रक्चर है ये भी था। तो अब एक नई चीज है जो इसने ऐड कर दी है जिसको बोला गया है लीडर पोजीशन पावर। क्या समझते हो लीडर पोजीशन पावर? अगर आप लेमैन लैंग्वेज में पूछो या मैं आपसे पूछूं कि लीडर पोजीशन पावर क्या होगा, तो क्या क्या वर्ड आता है दिमाग में सबसे पहले, क्या सोचते हो क्या हो सकता है? मतलब कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लीडर काम कर रहा है तो वो अपनी पोजीशन के अकॉर्डिंग कितनी पावर को एक्सरसाइज कर सकता है, उसके पास पावर कितनी है, उसके पास पावर कितनी है। द मोस्ट ऑब्वियस मैनर इन विच लीडर सिक्योर पावर इज बाय एक्सेप्टिंग एंड परफॉर्मिंग अ लीडरशिप रोल। Position power in the contingency model refers to the power inherent in leaders organizational position। लीडर की जो ऑर्गेनाइजेशनल पोजीशन है वो कैसी है, लेजिटिमेट पोजीशन कैसी है, उसके अंदर काम करने वाले लोग कितने हैं। इट रेफर्स टू डिग्री टू विच द लीडर हैज इट्स डिस्पोजल वेरियस रिवॉर्ड एंड सैंक्शंस, हिज अथॉरिटी ओवर ग्रुप मेंबर एंड डिग्री टू विच अथॉरिटी इज सपोज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हुए लीडर क्या क्या कर सकता है, व्हाट ही कैन, उसके पास कितनी पावर है और वो उस पावर को किस तरीके से एक्सरसाइज करेगा। ठीक है, ज्यादा पावर है तो वो ज्यादा लोगों पे प्रभाव डाल सकता है, कम है तो उतनी पावर को एक्सरसाइज नहीं कर सकता। तो ये तीनों चीजें हैं वो क्या हो जाती हैं, अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जब आप कॉन्टिजेंसी थ्योरी की बात करें। फेवरेबलनेस ऑफ सिचुएशन, अब ये कोई ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है, इसमें क्या बताया हुआ है, इसके अंदर ना जो कॉन्टिजेंसी है इसने ना अलग अलग कुछ लेवल्स दिए हुए हैं। ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीन चीजें वो आप लोगों से पूछी जाती हैं। इन्होंने कॉन्टिजेंसी थ्योरी के अंदर एक टेबल दिया है जिसके अंदर अलग अलग सिचुएशंस दी हैं। पहले मैं फोटो ही दिखाता हूँ और उसके बाद आप इस चीज को ज्यादा समझ पाओगे। हाउ इफेक्टिव लीडरशिप विद सिचुएशंस, तो उसने बोला कि जो लीडर और मेंबर के रिलेशन है, देखो ध्यान से सुनिएगा, लीडर और मेंबर के रिलेशन है उसको कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया, गुड और पुअर, की सही और गलत। और फिर टास्क और पोजीशन, टास्क को गुड में दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, हाई और लो, और उसी तरीके से पुअर में हाई और लो को डिवाइड कर दिया। मतलब आप ऐसा समझ लो, एक का डबल दो, दो का डबल चार है,
मतलब यहाँ पर 1 मान लो, ये 2 हो गए, ये 4 हो गए, ये 4 हो गए। और लीडर की पोजीशन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर वीक है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर वीक है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर वीक है, स्ट्रॉन्ग है और वीक है। तो जैसे जैसे आप गुड रिलेशनशिप से दूर होते जाओगे, पुअर रिलेशनशिप से दूर होते जाओगे, तो जो लीडरशिप की इफेक्टिवनेस है, जो एक लीडर की इफेक्टिवनेस है, वो क्या होती जाएगी? क्या होती जाएगी बेटा? रिड्यूस होती जाएगी, कम होती जाएगी। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, इसमें भी इस चीज पे फोकस किया गया है कि आपको ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के साथ अच्छे रिलेशंस को मेंटेन करके रखना है। व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू मेंटेन गुड रिलेशनशिप। जितने अच्छे रिलेशनशिप आप मेंटेन करके रखोगे लोगों के साथ, जितने अच्छे रिलेशंस आप मेंटेन करके रखोगे, जितने अच्छे रिलेशन आप मेंटेन करके रखोगे, उतना ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए, एम्प्लॉइज की ग्रोथ के लिए, सबके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट। नहीं, टेबल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए, ये सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है? ये टेबल है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है? यू नीड नॉट टू लाइक रिमेंबर इट। सिर्फ इसको याद रखिए मोटा मोटा सा कि अच्छा ये कौन कौन से पार्ट्स में डिवाइड किया गया। अदरवाइज जो भी सवाल पूछा जाएगा वो ये 3 पार्ट से पूछा जाएगा। अगर आप यहाँ पर देखते हो, डिपेंडिंग ऑन हाई एंड लो कैटेगरीज ऑफ दी सिचुएशन, फेडलर डेवलप्ड 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन। हमारे पास कितने कॉम्बिनेशन है? हमारे पास 8 कॉम्बिनेशन बन गए ना, 1 2 3 4, टोटल 8 कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं। 8 कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर रिलेशनशिप अगर गुड है तो कैसे काम करेगा और अगर पुअर है तो कैसे काम करेगा। जिसमें हाईली फेवरेबल होगा और अनफेवरेबल होगा। जैसे ही राइट की तरफ आप मूव करते जाओगे, सिचुएशंस क्या होती जाएंगी? अनफेवरेबल होती जाएंगी। जैसे ही आप राइट की तरफ मूव करोगे, सिचुएशंस क्या हो जाएंगी? अनफेवरेबल होती जाएंगी। A favorable situation is where leader member relationships are good। तो एक फेवरेबल सिचुएशन को क्या बोलते हैं? कि अगर मैं बोलूं कि अच्छा यार सिचुएशन फेवरेबल है, तो सिचुएशन फेवरेबल होने का मतलब क्या हुआ? कि जहां पर लीडर के जो रिलेशन है वो एम्प्लॉइज के साथ अच्छे हैं, द टास्क इज हाईली स्ट्रक्चर्ड एंड लीडर हैज इनमेरस पावर टू एक्सर्ट इन्फ्लुएंस ऑन द सबऑर्डिनेट। तो सबसे पहले इस चीज पर फोकस किया गया कि अगर आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन करके रखे हुए हैं तो उसका फायदा लीडर को भी होगा और ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों को भी होगा। उसका फायदा किसको होगा? लीडर को तो होगा ही होगा, और साथ ही साथ में ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाले जो लोग हैं उनको भी फायदा होगा। एट द अदर एक्सट्रीम, दूसरे पॉइंट पे अगर आप चले जाओ, अनफेवरेबल सिचुएशन इज वेयर लीडर इज पावर्स वीक, जो लीडर की पावर है वो कम हो गई है, रिलेशनशिप्स है मेंबर के पुअर हो चुके हैं और टास्क है अनस्ट्रक्चर्ड हो चुके हैं। सो दिस इज दैट सिचुएशन। मतलब आप इधर देखो, यहाँ पे देखो, फर्स्ट सिचुएशन में क्या हो रहा है? आपका टास्क स्ट्रक्चर्ड है, लीडर के पास पावर पोजीशनिंग है और रिलेशनशिप गुड है, तो ये वाली बेस्ट सिचुएशन है। यस सर, दिस सिचुएशन इज बेस्ट। ये सिचुएशन क्या है? बेस्ट है। और अगर आप यहाँ पे आते हो, यहाँ पर लीडर के रिलेशनशिप पूरे हो गए हैं, टास्क स्ट्रक्चर ये हो गया और वीक है, तो ये क्या है? वर्स्ट। ये सबसे खराब पोजीशन है और ये सबसे बेस्ट पोजीशन, और इसके बीच में जो बाकी की पोजीशन रह जाएंगी वो है। लेकिन हमें क्या समझना है? जो शुरुआत में पोजीशन दी गई है वो सबसे बेस्ट है और जो एंड में दी गई है वो वर्स्ट है। बाकी बीच में जो भी अगर स्ट्रॉन्ग वाली आ गई है तो वो सही होगी और अगर वीक वाली है वो खराब होगी। इसमें तो लेफ्ट साइड फेवरेबल है। हाँ, तो फिर मैंने कब कहा कि राइट वाली फेवरेबल? तो ये लिखा हुआ ना, जैसे जैसे आप राइट की तरफ जाओगे अनफेवरेबल होता जाएगा। ऐसे पढ़ते जाओगे ना, पढ़ोगे तो ऑब्वियसली बात है जो लीडर मेंबर रिलेशनशिप है वो खराब होते जाएंगे। इसी वजह से तो लीडर मेंबर के रिलेशनशिप को सबसे ऊपर रखा है ना, क्योंकि ये पूरा मॉडल ही किस चीज पे डिपेंड करता है? ये पूरे का पूरा मॉडल ही लीडर मेंबर रिलेशनशिप पे डिपेंड करता है। जितने अच्छे रिलेशनशिप्स मेंटेन होंगे उतना ऑर्गेनाइजेशन में काम करना क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन में काम करना बेस्ट हो जाएगा। उसके बाद आता है मैनेजरियल ग्रेडिंग। ये आप लोगों ने ज्यादातर पढ़ा होगा
जिसके अंदर 5 अलग अलग सिचुएशंस होती हैं। रॉबर्ट आर ब्लेक और जेन एस मॉल्टन के द्वारा इस कंसेप्ट को दिया गया था। अब ये एक मैट्रिक्स है, एक ग्रिड है, एक ग्रिड है। इस ग्रिड के अंदर उन्होंने बोला कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 5 अलग अलग तरीके की सिचुएशन हो सकती है। तो यहाँ पर 0 से लेके 9 तक वैल्यूज दी गई हैं। क्या किया गया? 0 से लेके 9 तक वैल्यूज दी गई हैं और उन वैल्यूज के अकॉर्डिंग हम सिचुएशन को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। The managerial grid categorize leadership behavior as concern for people and concern for production। तो अब ये भी सेम वही चीज है, यहां पर भी कंसर्न फॉर प्रोडक्शन। अगर कंसर्न फॉर प्रोडक्शन की बात करूं, अगर मैं बोलूं कि प्रोडक्शन है, तो प्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर टास्क हुआ। प्रोडक्शन का मतलब यहाँ पर भी टास्क हो गया। और पीपल का मतलब बिहेवियर हो गया, पीपल का मतलब रिलेशनशिप हो गया। यस और नो तो वही चीज है, बस नाम बदल दिया। बस इसमें आप लोगों ने याद रखना है, इसमें ना ऐसे वैल्यूज लिखी हुई आएंगी, जैसे 19 होगा, 91 होगा। बस आपने याद रखना है। हाँ, लीडरशिप ग्रिड मैनेजर, जो पहली वैल्यू है वो क्या है? वो प्रोडक्शन वाली वैल्यू है। जो इसमें आगे लिखा गया है वो प्रोडक्शन के लिए है, जो पीछे लिखा गया है वो किसके लिए है? पीपल के लिए। मतलब इसमें रिलेशनशिप को दूसरे नंबर पे दिया गया है और पहले नंबर पे किसको दिया गया है? प्रोडक्शन को दिया गया है, काम को दिया गया। पहले पे काम को दिया गया। ठीक है जी। अब ये ऐसा होता है, इसको देखो, इधर से समझ आएगा। इधर कंसर्न फॉर पीपल है और इधर कंसर्न फॉर प्रोडक्शन। ठीक है, ये पीपल है तो इधर की साइड क्या हो जाएगा? प्रोडक्शन। ऐसे चीजों को याद करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं? हम सबसे बड़े और सबसे छोटी चीजों को याद रखते हैं। हम सबसे बड़ी और सबसे छोटी चीजों को याद रखते हैं। यहाँ पर ये कंट्री क्लब और कंट्री क्लब दोनों गलती से लिख दिए। एक सेकंड, ये जो 19 वाला ये कुछ और होता है। 19 वाले को क्या नाम दिया जाता है? कंट्री क्लब नहीं होता ये, इसका नाम कुछ और होता है। ये टीम मैनेजमेंट होगा। दिस इज टीम मैनेजमेंट। ठीक है, इसको सही करें। टीम मैनेजमेंट। तो याद करने का तरीका क्या है? देखो, जहां पर दोनों ही चीजें हाई हैं, आप प्रोडक्शन को भी उतना ही ध्यान दे रहे हो, आप लोगों पे भी उतना ही ध्यान दे रहे हो, तो मतलब आप एक कॉमन गोल लेके चल रहे हो, तो आप एक टीम टास्क पे फोकस कर रहे हो कि टीम मिलके काम भी उतना करेंगे और साथ ही साथ लोगों के साथ। टीम है तो मतलब ऑब्वियसली बात है कि रिलेशनशिप भी अच्छे होंगे ना। टीम का मतलब तो यही हुआ ना कि रिलेशनशिप भी अच्छे होंगे, तो वो होगा। और जब दोनों ही चीजें खराब होंगी तो उसको इम्पोवेरिस्ट बोल दिया जाएगा कि भाई हालात खराब है ना। तो टीम ही नहीं, मतलब ना तो लोगों पे ही फोकस किया जा रहा, ना ही टास्क पे फोकस किया जा रहा। दोनों ही चीजें खराब हो रही। और बीच का रास्ता अगर ले लिया 5-5 का, तो उसको क्या बोल दिया जाएगा? मिडल ऑफ द रोड। क्या बोला गया है? मिडल ऑफ द रोड। मिडल ऑफ द रोड का मतलब क्या हुआ कि हमने एक ऐसा रास्ता निकाल लिया जहां पर हम जितना, मतलब दोनों के बीच का रास्ता, 1 से 9 का रास्ता क्या हमने निकाल दिया? हमने लोगों के लिए निकाल दिया। अब अगर 9 नंबर आप दे रहे हो किसको? प्रोडक्शन को, और 1 दे रहे हो पीपल को, तो मतलब पीपल्स की तो कोई इज्जत नहीं है। पूरे का पूरा फोकस किस पे है? अथॉरिटी पे। अथॉरिटी, कंप्लायंस मैनेजमेंट किस पे? अथॉरिटी पे। टास्क पे है तो टास्क मतलब अथॉरिटी। और दूसरा 19 याद रखने का तरीका क्या है कि एक ऐसा देश है, एक ऐसी कंट्री है जिसमें 19 लोग ही रहते हैं। कंट्री क्लब का मतलब क्या हुआ कि प्रोडक्शन पे सिर्फ 1 फोकस है और 9 फोकस किस पे है? लोगों पे। ठीक है, ये इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। मतलब आप ऐसा देखो, इधर देखो, ये इम्पोवेरिस्ट है, जिसका मतलब क्या है कि प्रोडक्शन पे भी कम है और पीपल पे भी कम है। 91 क्या था? प्रोडक्शन पे हाई था और यहाँ पर लो था, तो अथॉरिटी वाला था।
ये अथॉरिटी वाला था, ये इम्पोवेरिस्ट हो गया था। 19 क्या था, कॉन्ट्री क्लब हो गया था। 55 है, मिडल रोड हो गया था। और 99 क्या था, टीम मैनेजमेंट हो गया। ये क्या हो गया था, ये आप लोगों का टीम मैनेजमेंट हो गया। ये क्या हो गया था, ये टीम मैनेजमेंट हो गया। ये क्या हो गया था बेटा, टीम मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये 5 चीजें हैं। इन 5 चीजों को घुमा घुमा के अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। देख रहे हो, इम्प्रोवाइज्ड मिनिमम कंसर्न फॉर प्रोडक्शन एंड पीपल। ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर आप लोगों को बहुत एफर्ट्स करने की, बहुत मेहनत करने की जरूरत है। 91 में अथॉरिटी सबसे पहले आ जाएगी। 19 है, दैट इज कंट्री क्लब। मिडल ऑफ द रोड 55 हो जाएगा और टीम मैनेजमेंट ही हो जाएगा। इसमें से ये चार्ट बना लेना अपनी कॉपी पे। इसमें ना चारों का डिफरेंस दिया हुआ है, फोरफीटिंग, फैक्टरिंग, डिस्काउंटिंग और एलओसी, लेटर ऑफ क्रेडिट। एटलीस्ट डेफिनेशन पढ़ लेना चारों की। हेल्प हो जाएगी। तो ये वाले 5 सिचुएशन है, तो 5 में से किसी भी तरीके का सवाल आप लोगों से पूछा जा सकता। याद हो जाएगा, बस इसको सही कर लेना। ये टीम मैनेजमेंट था और बाकी जो अथॉरिटी कंप्लायंस है या जो कुछ भी है, बाकी सारी चीजें तो सही तरीके से काम करी गई। 5 सिचुएशन है वो यहां पर निकाल के रख दी। उसके बाद आती है ग्रेट मैन थ्योरी। ग्रेट मैन थ्योरी का मतलब क्या हुआ, ये बोलते हैं कि लीडर ना पैदा होते हैं। कोई इंसान पैदा होता ही लीडर है। कोई इंसान है ना, वो जैसे ही पैदा होता है तो वो लीडर ही पैदा होता है। वो लीडर ही पैदा होता है। तो क्या बोलता है, द थ्योरी असर्ट्स दैट लीडर आर बॉर्न बट नॉट मेड, कि उनको मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो जन्म से ही लीडर होते हैं। तो नेचुरल लीडर बोल दिया गया। दिस इज स्पेशली सो विद ग्रेट लीडर्स हु आर नेचुरल लीडर। लीडर्स आर बॉर्न नॉट मेड। लीडर्स आर बॉर्न, कि जो लीडर है वो पैदा होते हैं। Leadership calls for certain qualities like commanding personality, charm, courage, intelligence, integrity, persuasiveness, tenacity and aggressiveness। तो ये कुछ ऐसी क्वालिटीज हैं जो एक लीडर के अंदर होनी चाहिए ना। ये क्या बोलते हैं कि कुछ ऐसी क्वालिटीज हैं जो एक लीडर के अंदर होनी चाहिए, और कुछ लोग जिनके अंदर ये पहले से ही होती हैं, जैसे ही वो पैदा होते हैं तो वो लीडर होते हैं। These qualities are such of nature that they can't be taught or learned in the formal sense। और ये बोलते हैं, इनको ये लगता है कि ये वो वाली क्वालिटीज हैं जिसको लर्न नहीं किया जा सकता। इसको लर्न नहीं किया जा सकता, ये तो ऐसे ही है। बस ये अगर किसी के अंदर है, पैदा होते तो है, अदरवाइज इन सारी चीजों को हम लर्न नहीं कर सकते। ये ऐसा हो, तब इस थ्योरी को भी बाद में क्या किया गया, एक बड़े लेवल पे क्रिटिसाइज किया गया कि ऐसा तो होता नहीं है कि कोई इंसान है वो लीडरशिप की क्वालिटीज को लेके ही पैदा होगा। ऐसा तो है नहीं कि वो एक लीडरशिप की कुछ क्वालिटीज को लेके ही पैदा होगा। दैट इज नॉट पॉसिबल। तो बोले कि भाई वो लीडरशिप की जो स्किल्स है उसको लेके ही पैदा होगा। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ This theory is leaders have certain inborn leadership qualities, कि जो लीडर है उनके अंदर कुछ inborn qualities होती है, कि जब वो इनबिल्ट, समझ रहे हो ना, कि जैसे ही पैदा होते हैं वैसे ही उनके अंदर वो क्वालिटीज होती हैं। Inborn qualities are sufficient for a leader to be successful। Inborn qualities होती हैं
वो सफिशिएंट होती हैं किसके लिए? लीडर के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए। ऑर्डिनरी पीपल कैन नॉट बिकम लीडर। अब इसके बेसिस पे इसको सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया, इस पॉइंट पे इसको सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया, जहां पर इन्होंने बोला गया कि जो ऑर्डिनरी पीपल है दे कैन नॉट बिकम लीडर, कि वो लीडर नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते भाई? दे कैन। देन लीडरशिप क्वालिटीज कैन नॉट बी एक्वायर्ड, और उसके साथ साथ जो लीडरशिप की क्वालिटीज हैं उनको एक्वायर ही नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? लीडरशिप स्किल्स कैन बी लर्न, उनको लर्न किया जा सकता है, दे कैन बी लर्न, ऐसा बोला गया था। यही रीजन है कि इस लीडरशिप थ्योरी को क्या किया गया था? क्रिटिसाइज किया गया बहुत बड़े लेवल पे, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी वैलिड पॉइंट है ही नहीं, बिकॉज देयर इज नो वैलिडिटी एट ऑल। इसमें किसी तरीके की कोई वैलिडिटी है ही नहीं। थर्ड पॉइंट वही है कि वे नॉर्मल, मतलब जिसके अंदर वो क्वालिटी नहीं है वो लीडर कैसे बन जाएगा? ये तो थ्योरी यही बोलती है कि अगर कोई बंदा इन क्वालिटीज के बिना पैदा हुआ है तो ये बोलते हैं कि वो सीख नहीं सकता इन क्वालिटीज को, है ना? इनको सीख नहीं सकता। क्यों नहीं सीख सकता भाई? क्यों नहीं सीख सकता? Yes, we can learn, everyone can learn, everyone can learn। इस वजह से इस थ्योरी को एक बड़े लेवल पे क्रिटिसाइज किया जा सकता है। तो ये बोलते हैं कि जो लीडर है ना वो भगवान का गिफ्ट होते हैं आम जनता के लिए। क्या होते हैं? लीडर्स आर द गिफ्ट ऑफ गॉड टू मैनकाइंड। लीडर क्या है? गिफ्ट है गॉड का। लेकिन यही इसका क्रिटिसाइज भी है, इसी बेसिस पे इसको क्रिटिसाइज भी किया जा सकता है। कैसे? The theory is now regarded as almost obsolete, अब तो एकदम से खत्म ही हो चुकी है, and observed because it has little scientific origin। इसका कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है। मतलब कौन सा बंदा कितने स्किल्स के साथ पैदा हुआ है आप बता सकते हो क्या? कैन यू से? किसी बच्चे का जन्म होगा, आपके पास क्या प्रूफ है ये बताने का कि वो बच्चे के अंदर ये वाली क्वालिटीज हैं या नहीं है, उसके अंदर वो लीडरशिप वाले स्किल्स हैं या नहीं? कुछ है? नहीं, यू कांट से। The theory does not explain who are leader, how they emerge, how they behaved, what exactly it makes for the effectiveness। और ये भी नहीं पता कि भाई एक लीडर है वो कैसे इमर्ज होते हैं या कैसे वो लीडर बनते हैं। अब जैसे कुंडली है, कुंडली का क्या? कुंडली में भी बहुत सारे लोगों के अपने अपने व्यू पॉइंट है ना? अब कुंडली को लेके अलग अलग लोगों के व्यू पॉइंट है। कुछ लोग हैं उसको मानते हैं और कुछ लोग नहीं मानते, है ना? आप में से भी कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको लगता है कि कुंडली में जो चीज़ें लिखी होती हैं वो सच होती हैं, या कुंडली के अंदर जो चीज़ें हैं वो सही होती हैं। और कुछ लोग होते हैं जिनको लगता है कि नहीं नहीं, कुंडली वुंडली कुछ नहीं होती, बनवाओ ना बनवाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। सर आप मानते हो? आपको क्या लगता है? आप इतनी देर से मुझसे पढ़ रहे हो, आपको क्या लगता है? जी नहीं, बिल्कुल भी ना, मैं ना मेरे घर वाले। मतलब हर किसी का पर्सनल पॉइंट है। मैं वही चीज बता रहा हूँ कि ये वही उसी तरीके से होगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक बच्चा जो पैदा हुआ उसकी कुंडली बना दिया तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें लिख दी। अच्छा अच्छा, तो ये थ्योरी उसी, मतलब इसका कोई साइंटिफिक व्यू नहीं, इसका कोई साइंटिफिक व्यू ही नहीं, इसका कोई साइंटिफिक व्यू नहीं। ये सब देखो, मैं वही बोलता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी का जो कंसेप्ट है ना वो एक ऐसा ही कॉन्सेप्ट है। अब मुझे नहीं पता कि एस्ट्रोलॉजी या फिर एस्ट्रोलॉजर, वैसे तो दो अलग अलग चीजें हैं। वैसे तो एस्ट्रोलॉजी एक सब्जेक्ट है, अब उसके अंदर चीजें
कितनी सही होती हैं कितनी गलत होती है मुझे उसके बारे में नहीं पता, लेकिन मैं तो एस्ट्रोलॉजर्स की बात कर रहा हूँ कि जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं, अगर उनको सब कुछ पता है कि ये होने वाला है या वो होने वाला है, तो आने वाली चीजों को, अच्छा मैं आपको एक और बात बताता हूँ इसमें ना, एक बहुत ही एक चीज है जो आप लोगों को समझनी चाहिए। इंग्लिश में ना बहुत सारी मूवीज आती हैं जिसको आप टाइम ट्रैवल मूवीज बोलते हो, देखा होगा आप लोगों ने। पर्सनली मुझे टाइम ट्रैवल मूवीज बिल्कुल पसंद नहीं है। पर्सनली मैं आप बोलूं कि मेरे को टाइम ट्रैवल मूवीज पसंद नहीं है। टाइम ट्रैवल का मतलब क्या होता है कि उसमें ना एक बंदा एक टाइम से टाइम में पीछे चले जाता है या टाइम में आगे चले जाता है होने वाले इवेंट्स को रोकने के लिए, ऐसे ऐसे, समझ रहे हो ना। तो उस मूवीज में भी बहुत बार ये दिखाया हुआ है कि जो चीज होनी है वो हो रही है, आप ना तो पास्ट में जाके उसको सही कर सकते हो और ना ही फ्यूचर में जाके उसको चेंज कर सकते हो। डोरेमोन तो मैंने देखा नहीं क्या करता है क्या नहीं, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि टाइम ट्रैवल, ये वाली चीजें भी टाइम ट्रैवल पे डिपेंड करती हैं कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, ये किसको मालूम है। एटलीस्ट हमें तो नहीं मालूम है, क्योंकि कॉमर्स वाले हैं तो कॉमर्स वालों को पहले दिन ही एक बात बोल दी जाती है, क्या, फ्यूचर इज अनसर्टेन, बोल दिया जाता है फ्यूचर इज अनसर्टेन। क्योंकि अगर ये बात सही होगी, ये जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, तो ये आने वाली चीजों के बारे में क्यों नहीं बताते, है ना। बात तो सही है ना। अभी उड़ीसा में इतना बड़ा हादसा हुआ था, किसी एस्ट्रोलॉजर ने उसकी वो नहीं की, भविष्यवाणी नहीं की, अगर होती तो शायद रुक जाता। आर यू गेटिंग द पॉइंट। सो द थिंग इज कि आपके ग्रेट मैन थ्योरी में इन्हीं चीजों को बोला है कि भैया जो पैदा हो गया ना, अगर उसकी कुंडली में लिखा हुआ है कि वो आने वाले टाइम में लीडर बनने वाला है, तो मतलब वो लीडर बनेगा। है ना। लेकिन सिचुएशन कैसी होगी, इसी वजह से इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है जिसको रिजेक्ट किया गया। वो एक ना मुन्ना भाई एमबीबीएस मूवी में सीन है, देखा होगा आप लोगों ने, जहां पर वो एक एस्ट्रोलॉजर बेहोश हो जाता है ना, देखा होगा आपने। उसके एंड में सीन होता है ना, जब उसको बोलते हैं कि तेरे को भविष्य का पता, तेरे को पता नहीं तेरे को कितनी मार पड़ने वाली है, देखा होगा आप लोगों ने। उसमें एक सीन दिखाया हुआ है जहां पर वो सर्किट और मुन्ना भाई वो उसको पकड़ते हैं ना, है ना। तो वही चीज है। सो दैट्स रिलेटेड विद द ग्रेट मैन थ्योरी। ग्रेट मैन थ्योरी में यही बोला जाता है कि जो बंदा पैदा ही बहुत सारे स्किल्स के साथ हुआ है उसको लीडर मानेंगे, लेकिन उसका कोई साइंटिफिक विजन ना होने की वजह से उसको निगलेक्ट ही किया जाता है। उसके बाद आता है हर्शे और ब्लैंकर्ट थ्योरी। हर्शे से हंसले से याद रख सकते हैं। Hershey and Blanchard situational model talks about relationship between leadership style and subordinate maturity। अब इसमें क्या बोला गया, इसमें दो चीजों पे रिलेशन बिल्ड किया गया। पहला तो जो भी लीडरशिप का स्टाइल है कि कौन सा लीडरशिप का स्टाइल, और दूसरा सुबॉर्डिनेट्स मैच्योरिटी। सुबॉर्डिनेट मैच्योरिटी का मतलब क्या हुआ, जैसे जब हम टॉल स्ट्रक्चर या फिर वाइड स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, तो वहां पर एक ना पॉइंट था जिस पॉइंट में ये बोला गया था कि जो आपके सुबॉर्डिनेट हैं वो कितने एक्सपर्ट हैं काम करने में। अगर आपके सुबॉर्डिनेट बहुत एक्सपर्ट हैं काम करने में तो आप वाइड स्ट्रक्चर यूज कर सकते हो, क्योंकि एक टाइम पे बहुत सारे लोगों को, और नहीं तो नैरो स्ट्रक्चर यूज करें, तो ये बोलते थे। अब ये भी उसी तरीके से रिलेट किया गया है। क्या बोला गया है कि जो आपके सुबॉर्डिनेट्स हैं वो कितने मैच्योर हैं, उनकी कितनी एबिलिटी है, उनकी कितनी विलिंगनेस है। ये चीज डिपेंड करेगी कि आप कौन सा लीडरशिप स्टाइल यूज करने वाले। उनकी जो एबिलिटी है, उनके अंदर के जो स्किल्स हैं, वो कितना सीखे हुए हैं, वो कितना काम करने के लिए तैयार हैं, ये चीज डिसाइड करेगा कि एक लीडर को
कौन सा लीडरशिप स्टाइल इस्तेमाल करना है। एक लीडर कौन सा लीडरशिप स्टाइल यूज करेगा, ये इस चीज पे डिपेंड है, राइट। तो अब इसके अंदर 4 तरीके के लीडरशिप स्टाइल को दिया गया। ये वाला होगा M1, M2, M3, M4। रुको मैं बताता हूँ। अच्छा ये ना एक्चुअली इसमें थोड़ी सी दिक्कत है, रुको फोटो और ऐड करता हूँ हर्षेम पे। पहले ना इसको ऐसे समझ लो, 2 चीजें याद रखो ध्यान से। पहली चीज क्या है, एक साइड पे किस चीज पे ध्यान दिया जाएगा, लीडरशिप स्टाइल पे। कितने तरीके का लीडरशिप स्टाइल है, 4 तरीके का, ठीक है। कितने का, 4 तरीके का लीडरशिप स्टाइल है। और दूसरा मैच्योरिटी ऑफ सबऑर्डिनेट, इसकी बात की जा रही है, मैच्योरिटी ऑफ सबऑर्डिनेट। तो ये भी कितने तरीके की है, ये भी 4 तरीके की है। पहले आप इन 2 चीजों को समझ लो, उसके बाद बाकी चीजें अपने आप लिंक होनी शुरू हो जाएंगी। पहले उसने क्या बोला, जो लीडर के फॉलोअर हैं उनकी मैच्योरिटी कितने तरीके की है, 4 तरीके की मैच्योरिटी है, लिखा हुआ। द मैच्योरिटी लेवल ऑफ फॉलोअर इज डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज, 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया। पहला क्या है, हाई मैच्योरिटी, और लास्ट क्या है, लो मैच्योरिटी। तो 2 पॉइंट हो गए, सबसे ज्यादा और सबसे कम। जब लोग हाईली मैच्योर होते हैं, अगर लोग हाईली मैच्योर हैं तो वो हाईली कैपेबल होंगे, राइट और नॉट, और वर्क को इंडिपेंडेंटली काम करना पसंद करेंगे, ठीक है। मैच्योर लोग हैं तो उनको काम करने में कोई दिक्कत नहीं आती, आप उनको एक काम बोल देते हो, बड़े आराम से बड़े इजीली क्या कर लेते हैं, उस काम को निपटा लेते हैं। तो उसको आप क्या बोल देते हैं, हाई मैच्योरिटी, कि भाई काम करने वाले लोग हैं, हाईली मैच्योर्ड है, बड़े आराम से बड़े अच्छे तरीके से सारा काम है वो कर लेंगे, सिंपल। इसके जस्ट ऑपोजिट क्या हो जाएगा, लो मैच्योरिटी, हु आर नॉट स्किल्ड इनफ एंड टू द टास्क बट आर वेरी इंथुसियास्टिक, मतलब मैच्योरिटी कम है लेकिन काम तो कर लेंगे, सिंपल। अब मॉडरेट हाई है और एक मॉडरेट लो है, मतलब पहले तो मॉडरेट हाई है। मॉडरेट हाई का मतलब है कैपेबल है बट लैक इनफ कॉन्फिडेंस टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। मॉडरेटली हाई मैच्योरिटी मतलब कैपेबल है, अबिलिटी तो है बट कॉन्फिडेंस नहीं है। और मॉडरेट का मतलब कॉन्फिडेंस तो है लेकिन विलिंगनेस नहीं है। अब ये 4 चीजें होगी, पहले इसको इतना ही लिख लो, फिर आगे मैं बताता हूं कि ये कैसे काम करते हैं। अगली स्लाइड पे बताता हूं, पहले ये 4 चीजों को लिख लो, हाई मैच्योरिटी,
मॉडरेट हाई मैच्योरिटी, मॉडरेट लो मैच्योरिटी और लो मैच्योरिटी। पहले ये चार चीजों को लिखो। फिर उसने बोला कि चार लीडरशिप स्टाइल है। पहला है डेलीगेटिंग, जहां पर दोनों चीजें लो है। इसको फोटो की एग्जांपल से भी याद रखेंगे, मतलब दोनों चीजें लो है। अगर टास्क पे भी कम है और रिलेशनशिप पे भी कम है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डेलीगेट करना पड़ेगा। और ये कहां पर यूज किया जाता है, इट इज बेस्ट यूज्ड विद हाई मैच्योरिटी फॉलोअर। वहां पर यूज करेंगे जहां पर हाई मैच्योरिटी फॉलोअर्स हो। और टेलिंग स्टाइल, हाई टास्क लो रिलेशनशिप, कहां पर यूज करेंगे, लो मैच्योरिटी। मतलब जो लो मैच्योरिटीज हैं उनको आप ऑर्डर दोगे ना, जिनको काम करना नहीं आता उनको आप ऑर्डर दोगे, मतलब काम करना, फोकस करवाना चाहते हो उनको कि आप काम करो। बीच में आ जाएगा पार्टिसिपेटिंग। पार्टिसिपेटिंग का मतलब टास्क कम है, रिलेशनशिप ज्यादा है। सेलिंग का मतलब हाई टास्क का हाई रिलेशनशिप है। अब इधर आओ, फोटो देखो, ज्यादा अच्छे तरीके से रिलेट कर पाओ। इसको फोटो को देखो, ये पूरे का पूरा फंडा क्लियर कर देंगे। सबसे पहला S1। S1 का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा स्टाइल जहां पर आप लोगों को ऑर्डर दे रहे हो। क्या कर रहे हो, ऑर्डर दे रहे हो। क्या कर रहे हो बेटा, ऑर्डर दे रहे हो। ऑर्डर देने का मतलब क्या हुआ कि आप लोगों से टास्क पे ज्यादा फोकस करवाना चाहते हो, हाई ऑन टास्क। यस और नो, आप काम पे ज्यादा फोकस करवाना चाहते हो। अब वहां पर क्योंकि आप लोगों को जबरदस्ती बोल रहे हो तो उनकी रेडीनेस भी लो है और रिलेशनशिप पे भी वो लो है। मैं ऐसे करता हूँ, तीन चीजें है ना, तो इधर बना देते हैं अपन, एक चार्ट अपना बना देते हैं ताकि आपको याद, क्योंकि ये ना कंफ्यूज करेगा आप लोगों को। चार लेवल है, 1 2 3 और 4। S1 S2 S3 S4। इसमें क्या नाम दिया गया है, ये वाला। और तीन सिचुएशन है, 1 2 और 3। इसी तरीके से चार्ट बना लो अपनी कॉपी पे, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्लाइड। तो S1 का क्या नाम है, टेलिंग। ठीक है जी, क्योंकि आप ऑर्डर दे रहे हो। और जो S4 है, S4 का नाम क्या है, डेली। टेलिंग, डेलीगेटिंग। ठीक है। जो S2 है उसका नाम क्या है, सेलिंग। पहले बोलते हो, फिर बेचते हो, देन पार्टिसिपेटिंग। ठीक है जी। नेम, अल्फाबेट। यहां पर अगर मैं बात करूं टास्क की, टास्क हो गया, यहां पर रिलेशनशिप हो गया, यहां पर रेडीनेस हो गया। अब टेलिंग में सिर्फ टास्क ज्यादा होगा, है ना। टेलिंग में सिर्फ टास्क ज्यादा होगा, हाई होगा क्योंकि काम करवाना है। रिलेशनशिप भी लो होगा क्योंकि लोगों को जबरदस्ती काम करवाया जा रहा है, तो रेडीनेस भी लो होगी। यस और नो, यही है। लो रेडीनेस, हाई टास्क एंड लो रिलेशनशिप। किसी को इस बात में कोई दिक्कत, बोलो। पहली बात समझ आ गई, यस सर। दूसरा सेलिंग। सेलिंग में हाई टास्क, हाई रिलेशनशिप एंड मॉडरेट। मतलब सेलिंग में आपका हाई टास्क और हाई रिलेशनशिप, ये दोनों हाई हो गए। यहां पर भी हाई है और यहां पर भी हाई है, दोनों हाई हो गए। और जो रेडीनेस है वो मॉडरेट होगी, ये क्या हो जाएगी, मॉडरेट। क्या हो जाएगी, मॉडरेट। तीसरे पे आ जाओ,
दैट इज पार्टिसिपेटिंग। पार्टिसिपेटिंग में रिलेशनशिप ज्यादा हो गए। देखो वो मैच्योरिटी नीचे है, वो मैं बाद में बताता हूँ, क्योंकि देखो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट। टेलिंग में ऑर्डर दे रहे हो तो टास्क पे ज्यादा और रिलेशनशिप पे कम, और पार्टिसिपेट में लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो टास्क कम हो जाएगा और ये बढ़ जाएगा। लो टास्क, टास्क क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। टास्क लो हो जाएगा तो रिलेशनशिप हाई हो जाएगा और टास्क लो हो जाएगा। मतलब पहले S1 और S3 आपस में ऑपोजिट हो जाएगा। क्लियर है? यहां पर लो हो गया, यहां पर हाई हो गया, और ये क्या है? मॉडरेट रेडिनेस। ये दूसरों से ना थोड़ा सा अलग है, इस वजह से मैं डिटेल में बता रहा हूं। देन आ गया डेलीगेट। डेलीगेट, अगर आप डेलीगेट कर रहे हो तो उसमें क्या हो जाएगा? लो, दोनों लो लो हो जाएंगे। ये भी लो हो जाएगा और ये भी लो हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? रेडीनेस रह जाएगी, वो क्या हो जाएगी? हाई। पहले इसको अपनी कॉपी पे बना दो, पहले इसको अपनी कॉपी पे बना दो। देखो पहला और तीसरा ऑपोजिट है, और दूसरा और चौथा ऑपोजिट है। पहले में हाई लो है तो तीसरे में लो हाई है, दूसरे में दोनों हाई है और चौथे में दोनों लो। रेडीनेस का मतलब कि वो काम करने के लिए कितना तैयार है। रेडीनेस का मतलब कि आपको कोई काम दिया जाता है तो आप उस काम को करने के लिए कितनी जल्दी तैयार हो जाते हो, तो ठीक है मैं तैयार हूं इस काम को करने। विलिंगनेस, रेडीनेस का मतलब विलिंगनेस। रेडीनेस का मतलब विलिंगनेस, कि क्या आप उस काम को कितनी जल्दी तैयार हो करने के लिए। बन गया? जो टेलिंग है, टेल का मतलब जैसे सपोज करो, टेलिंग का मतलब क्या हुआ कि आप सामने वाले को ऑर्डर दे रहे हो, ऑर्डर दे रहे हो। ऑर्डर देने का मतलब क्या हुआ कि वो लोग जो सबसे कम एक्सपीरियंस है उसके लिए आप इस्तेमाल करते हो। ऑर्डर देते हो कि भाई ये काम करो, ये काम करो। सेलिंग, लीडरशिप स्टाइल इज अ प्रॉपर मैच। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोनों चीजें हाई हैं, टास्क भी हाई है और रिलेशनशिप भी हाई है। पार्टिसिपेटिंग कहाँ पर आ जाता है? यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग पे आ जाता है। और डेलीगेटिंग कहाँ पर आ जाता है? हाई रेडीनेस, लो टास्क और लो रिलेशनशिप। पहले तो ये हो गया। अब ये देखिए, जो M1 हो गया वहां पर दोनों चीजें लो हो गई। M1 का मतलब जो पहले वाला था, या S1 जिसको बोल सकते हो। M1 कौन सा था? दिस वाज टेलिंग। टेलिंग, टेलिंग में उनकी एबिलिटी भी कम है और उनकी विलिंगनेस भी कम है। और लास्ट कौन सा था? लास्ट कौन सा था? डेलीगेटिंग। तो डेलीगेटिंग पे दोनों चीजें बढ़ गई। यहां पर आ गया सेलिंग, और यहां पर क्या था? पार्टिसिपेटिंग। याद रखिएगा, ये पहले और चौथा याद करने की तो कोई दिक्कत नहीं है। पहली जगह पर एबिलिटी भी ज्यादा है और विलिंगनेस भी, सॉरी, दोनों कम है, और लास्ट में दोनों ज्यादा है। यहां पर ए से शुरू करना है, ए कम होगा, एबिलिटी कम होगी, यहां पर विलिंगनेस ज्यादा रहेगी, यहां पर एबिलिटी ज्यादा होगी और विलिंगनेस कम होगी। बस एबिलिटी और विलिंगनेस को याद रखिए। एबिलिटी और विलिंगनेस को आप लोगों ने क्या करना है? याद। एबिलिटी है वो पहले कम होगी, हाईनेस, विलिंगनेस तो पहले भी ज्यादा रहेगी, और यहाँ पर एबिलिटी ज्यादा होगी और विलिंगनेस क्या हो जाएगी? कम। ये किसी भी तरीके से घुमा के आपसे सवाल पूछा जा सकता है, तो इस वजह से इसको रट लीजिए। किसी को इस बात में कोई दिक्कत? अब एक और तरीके से इसको यहाँ पर प्रेजेंट किया गया। यहाँ पर टेलिंग में, सेलिंग में, पार्टिसिपेटिंग और डेलीगेटिंग। इधर क्या है? यहाँ पर लिखा हुआ एबल विलिंग, एबल नॉट विलिंग, अनएबल अनविलिंग, अनएबल विलिंग। ठीक है, तो ये एक चार्ट अपने इसी में क्या कर रहे हैं ना, इधर ही ऐड कर रहे हैं।
यहाँ पर ये ऐड कर लेना एक कॉलम बना के, एबल, विलिंग, एबल, अनविलिंग, ये ठीक है, इसी में एक ऐड बना कर बना लेना, ताकि पूरे का पूरा चार्ट आपका एक ही जगह पर क्लियर हो जाए। जो भी सवाल आया आपको इसी में से आके आप कर सको, उसको सॉल्व कर सको। एक ही चार्ट है वो पूरे टॉपिक का बना लीजिए, जो 4-5 अलग अलग स्लाइड्स दी गई, एक ही चार्ट बना लीजिएगा, हेल्प होगा। देन आता है पाथ गोल थ्योरी। पाथ गोल थ्योरी का मतलब क्या होता है? दिस थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय रॉबर्ट जे हाउस एंड और मिचेल, who study the relation between leadership style and the situation. According to them, no single leadership style is the fit in the all. वही चल रहा है। Effective leadership is depend upon clearly defined for subordinate the path to goal. मतलब समझ रहे हो ना, गोल अटेनमेंट थ्योरी होगी। तो ये क्या बोलते हैं कि भैया आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले अपने गोल्स को सेट करना पड़ेगा। जो सबसे पहला काम है, जो सबसे पहला टास्क है, वो क्या है कि आप लोगों को सबसे पहले अपने गोल्स, अपने टारगेट्स को सेट करना पड़ेगा। फर्स्ट यू हैव टू सेट योर टारगेट्स। जितने अच्छे से, जितने बढ़िया तरीके से आप लोगों के टारगेट्स, आपके गोल्स आप सेट करोगे, जितने बेटर आप लोगों के गोल्स होंगे, जितने बेटर आप लोगों के टारगेट्स होंगे, उतना ज्यादा अच्छे तरीके से आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाओगे। ठीक है, आपका मेन फोकस किस पे होना चाहिए? आपका मेन फोकस होना चाहिए गोल्स को, जो भी आपके गोल्स हैं। हाँ, मतलब ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के साथ आप अपने जो लीडरशिप के गोल्स हैं उनको अलाइन करो। आपको याद होगा एक कंसेप्ट होता था एमबीओ, तो ये उस एमबीओ वाले कंसेप्ट पे ही बेस्ड है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। किस पे बेस्ड है? मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। कि भाई जो ऑब्जेक्टिव है ना, उसको ही सामने रख के मैनेजमेंट काम करेगी। अगर हमारे पास सही तरीके से गोल्स क्लियर हैं तो मैनेजमेंट इन गोल्स को अचीव करने में क्या करेगा? इजीली रहेगा। मतलब बोलता है कि पहले सारे सबके गोल्स क्लियर होने चाहिए। सबसे पहले जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल्स है वो क्लियर होना चाहिए, उसके बाद जो इंडिविजुअल गोल्स हैं वो हमारे क्लियर होने चाहिए। पहले हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स होने चाहिए, उसके बाद हमारे इंडिविजुअल गोल्स होने चाहिए। तो पाथ गोल थ्योरी में भी ये कुछ इस तरीके से काम करता है। डीएसपी आगरा करके हमने इसका एक निमोनिक बनाया था, डीएसपी ए से आप कुछ भी याद रख सकते हो कि लीडरशिप के बिहेवियर डायरेक्टिव हो सकता है, सपोर्टिव हो सकता है, पार्टिसिपेट हो सकता है, अचीवमेंट ओरिएंटेड हो सकता है, और उसके अकॉर्डिंग फिर वो लीडरशिप यूज करेगा, पाथ ऑफ गोल होगा और गोल होगा। समझ रहे हो ना? तो एक इस तरीके से क्या करेगा, एक विजन चलेगा जिससे कि वो अपने टारगेट्स को अचीव करता है। क्या होगा कि कुछ विजन होगा और उस विजन को सामने रखते हुए वो अपने टारगेट्स को अचीव कर पाएगा। 4 लीडरशिप स्टाइल कौन कौन से होंगे? सबसे पहले डायरेक्टिव। डायरेक्टिव का मतलब है जो डायरेक्शंस दे रहा है। Followed when subordinate are unexperienced or the job is quite complex that cannot be performed without directions। कि वहां पर जब बिना डायरेक्शंस के, ठीक है, जब नीचे वाले लोगों को डायरेक्शंस अभी दे ही नहीं रहे, अभी डायरेक्शंस दिए बिना उनसे गुजारा नहीं किया जा सकता, तो वहां पर उनको प्रॉपर्ली क्या करेगा? डायरेक्शंस दी जाएंगी, उनको बताया जाएगा कि ये काम इस तरीके से करना है भैया, ये काम इस तरीके से करना है। जब अलग अलग काम को इस तरीके से करने के लिए बोला जाएगा तो वो एक डायरेक्टिव लीडरशिप हो जाएगा, डायरेक्टिव लीडरशिप हो जाएगा। देन आता है सपोर्टिव लीडरशिप, डीएस। हियर लीडर एम्फसाइज ऑन एस्टैब्लिशिंग इंटरपर्सनल सपोर्ट का मतलब उनको सपोर्ट कर रहा है तो रिलेशनशिप, कि उनके साथ कंसर्न डेवलप करने की कोशिश करें। The kind of leadership adopted when intent to make job more interesting when the work is more stressful or hazardous। तो आप यहाँ पर लोगों के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हो ऐसी सिचुएशंस में जो कि स्ट्रेसफुल है, और आपको लगता है कि नहीं नहीं, अगर हम लोगों को प्रॉपर सपोर्ट करेंगे, इफ वी विल सपोर्ट ओनली देन दे विल एबल टू अचीव द गोल। अगर हम उनको प्रॉपरली सपोर्ट करेंगे तभी वो अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे।
अदरवाइज दे विल नॉट एबल टू अचीव द गोल्स, अदरवाइज वो अपने गोल्स को किसी भी तरीके से अचीव नहीं कर पाए। भाई बोले कि हाँ क्या तुम किसी भी तरीके से अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो, they will not be able to achieve the targets or they will not be able to achieve the goals. Then आता participating, हाँ इमोशनल सपोर्ट बोल सकते हो, यहाँ पे ऐसे नॉर्मली भी रिलेशनशिप बिल्डिंग को ज्यादा फोकस किया जा रहा है। पार्टिसिपेटिव लीडरशिप, दिस काइंड ऑफ लीडरशिप स्टाइल इज अडॉप्टेड व्हेन द सबऑर्डिनेट आर experienced and job is complex. लीडर इन्वॉल्व टीम मेंबर हु आर एक्सपर्ट टू गिव देम इनपुट टू द डिसीजन मेकिंग। पार्टिसिपेटिव का मतलब क्या हुआ कि अब उन लोगों को पार्टिसिपेट भी करवाया जा रहा है और उनके साथ जो और एक्सपर्ट लोग हैं, उन एक्सपर्ट लोग को इन्वॉल्व किया जा रहा है उस काम के। नाम से पता चल रहा है पार्टिसिपेशन पे फोकस किया जाएगा। और देन आता है अचीवमेंट ओरिएंटेड, लास्ट में आ जाएगा अचीवमेंट। सेट हाई स्टैंडर्ड फॉर हिज टीममेट विद द इंटेंट टू मोटिवेट देम टू अचीव, जहां पर एक हाई लेवल्स के गोल सेट किए जाते हैं और सबको मोटिवेट किया जाता है कि यस वी कैन डू इट, हमें ये करना है, ये चीज इस तरीके से की जाएगी। जब आप उस तरीके से काम करते हो तो उसको आप क्या बोल देते हो, उसको अचीवमेंट ओरिएंटेड लीडरशिप स्टाइल बोल देते हैं। दैट इज व्हाट वी कॉल अचीवमेंट ओरिएंटेड लीडरशिप स्टाइल, अचीवमेंट ओरिएंटेड लीडरशिप स्टाइल। तो ये 5 गोल थ्योरी के अंदर हमारे पास 4 तरीके के लीडरशिप स्टाइल है। ये वही है, टास्क सेंटर्ड हो जाएगा, रिलेशनशिप ओरिएंटेड हो जाएगा, पार्टिसिपेटिव और अचीवमेंट ओरिएंटेड हो जाएगा। समझ रहे हो? तो ये वही 5 गोल थ्योरी इसी के बेस पे काम करती है। उसके बाद रोम एंड लिएटन का ये मॉडल पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये इतना कॉम्प्लेक्स है, ना तो इससे सवाल आता है और ना ही आप इसको याद करोगे तो आपको याद होगा, इसको छोड़ दो। ये वाली एक थ्योरी और पढ़ लो, दैट इज लीडरशिप मेंबर एक्सचेंज, LMX थ्योरी बोलते हैं इसको, लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी। जॉर्ज बी ग्रीन और मैरियोल नियान के द्वारा दिया गया था। मतलब इन लोगों के नाम भी याद रखिएगा, कई बार पूछ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग leaders from different kind of relationship with various group of subordinates. Leader distinguish between in-group and out-group members on the basis of perceived similarity. लीडर और मेंबरशिप में जो एक्सचेंज होता है तो बोलते हैं कि वो ना एक्सचेंज 2 तरीके का होता है। एक वो होता है जो इन ग्रुप होता है जिसको लीडर प्रेफर करते हैं, और एक होता है आउटसाइड जिसको लीडर प्रेफर नहीं करते। कैसे? द रिलेशन बिटवीन लीडर एंड एक होता है आउटसाइड जिसको लीडर प्रेफर नहीं करते। कैसे? द रिलेशन बिटवीन लीडर एंड फॉलोअर ऑफ द 3 स्टेजेस, 3 तरीके के होता है, रोल टास्किंग, रोल मेकिंग एंड रीयूटिलाइजेशन। मतलब इन जितनी थ्योरीज आप अभी तक पढ़ चुके हो ना, क्वेश्चन आएगा वहीं से ही आएगा। ये तो एक्स्ट्रा थ्योरीज है, फिर भी हम इसमें ऐड कर देते हैं ताकि आप इसको थोड़ा सा पढ़। रोल टास्किंग का मतलब क्या हुआ? Take place when a new member join a team and their ability are initially assessed by the leader. रोल टास्किंग का मतलब क्या हुआ कि भैया एक बंदा नया आपके ऑर्गेनाइजेशन में आता है तो आप देखते हो कि उसकी एबिलिटीज कितनी है। देन रोल मेकिंग, लीडर एंड मेंबर टेक पार्ट इन अनस्ट्रक्चर्ड एंड इनफॉर्मल वेयर रोल इज क्रिएटेड फॉर द मेंबर। और फिर रोल मेकिंग का मतलब क्या हुआ? जब वो आया तो उसकी एबिलिटीज को चेक किया, फिर उसकी एबिलिटीज के अकॉर्डिंग उसको एक टास्क दे दिया कि तुम्हें ये काम करना, कि तुम्हारा ये काम है, इस काम को तुम निपटाओगे। देन आएगा रीयूटिलाइजेशन, ऑनगोइंग सोशल एक्सचेंज बिटवीन लीडर एंड मेंबर बिकम एस्टैब्लिश। और फिर लगातार उनके साथ इंटरेक्शन होती रहती है, उनके साथ बातचीत होती रहती है और ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके वो उनके गोल्स को अचीव करने की कोशिश में लगे। दैट इज LMX, लीडर मेंबरशिप एक्सचेंज। द एक्सचेंज बिटवीन लीडर एंड फॉलोअर टेक प्लेस टू अचीव रूटीन 4 डायमेंशन। इसकी भी 4 डायमेंशन है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से एक सवाल पूछा गया था। पहला आ जाता है कॉन्टीजेंट रिवॉर्ड्स। कॉन्टीजेंट रिवॉर्ड्स का मतलब क्या हुआ बेटा? रिवॉर्ड का मतलब क्या हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों को क्या करके, ट्रांजैक्शनल थ्योरी की बात हो रही है, मतलब समझ याद है, ट्रांजैक्शन में रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट के थ्रू बस वो एक काम करवाया जा रहा था, याद है।
रिवॉर्ड और पुनिशमेंट देके उन लोगों से बस एक काम करवाया जा रहा था, गिव एंड टेक तक सीमित था, रीइंफोर्समेंट की तरह कि भाई गिव एंड टेक तक सीमित था कि आपसे ये काम करवाया जाएगा, आप ये काम करोगे तो सही है, अगर नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं। कैरेट एंड स्टिक अप्रोच। ट्रांजैक्शनल थ्योरी, ये देखो ना, ट्रांजैक्शनल, लीडर लिंक द गोल टू रिवॉर्ड, तो वो क्या करते हैं, गोल को रिवॉर्ड के साथ लिंक कर देते हैं। क्या कर देते हैं, गोल को रिवॉर्ड के साथ लिंक कर देते हैं। क्लैरिफाई एक्सपेक्टेशंस, प्रोवाइड नेसेसरी रिसोर्सेज, set mutually agreed upon goals and provide various kinds of reward for successful performance, जिसमें ये बोलते हैं कि भैया कि ये एम को इस चीज को अचीव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। देन उसके बाद दो मैनेजमेंट के स्टाइल आते हैं, एक एक्टिव मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन और एक पैसिव मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। एक्टिव मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का मतलब क्या होगा, ट्रांजैक्शनल लीडर एक्टिवली मॉनिटर द वर्क ऑफ देयर सबऑर्डिनेट, वॉच द डेविएशंस एंड स्टैंडर्ड, जहां पर वो लगातार मॉनिटर करता रहता है और जहां पर उसको लगता है कि यहाँ पर काम गलत हो रहा है वहां पर वो उनको बताता है कि ये आप गलत कर रहे हो। और पैसिव का मतलब क्या होता है, ये लगातार मॉनिटर नहीं करता, इसकी एंट्री सिर्फ वहीं पर आएगी जहां पर आपके टारगेट या आप अपना काम नहीं कर रहे होगे, समझ रहे हो। यहाँ पर तो आप काम कर भी रहे होगे तब भी ये आपके पीछे पड़ा रहेगा, यहाँ पर आप काम कर रहे हो तो आपके पीछे नहीं पड़ा होगा ये, लेकिन जहां पर ही आपने कोई मिस्टेक कर दी, जैसे ही आपने कोई गलती कर दी तो आपको ये आके पकड़ लेगा, आपको बोलेगा बेटा इधर आ जाओ, अभी तो नहीं हो पाएगा, जो तुमने कर लिया बहुत है, अब तो नहीं हो पाएगा। फिर बोलेगे कि जो गलती बताने का काम है तब वहां पर आएगा, अदरवाइज ही आपको कुछ नहीं कहेगा। और देन आता है लेजेस्फेयर। लेजेस्फेयर का मतलब क्या होता है कि आप लोगों को खुला छोड़ दिया, आप लोगों को ओपन कर दिया है कि जो भी कंट्रोल है सब कुछ अब आप लोगों के हाथ में है, एवरीथिंग इज विद यू। जो कुछ भी है अब वो आपके हाथ में है, हमारे में कुछ भी नहीं है, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अवॉइड करें। He will just avoid his responsibility। वो क्या बोलेगा कि भाई मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अवॉइड कर रहा हूँ। Do it yourself। Yes, बिल्कुल, do it yourself। देन आता है फंक्शनल लीडरशिप थ्योरी। लीडरशिप थ्योरी फंक्शनल क्या है, फंक्शनल लीडरशिप इज मॉडल दैट कंसंट्रेट हाउ लीडरशिप occurs rather than focusing on who does the leadership। functional type of leadership model on focus what the leadership has to do। कौन लीडर है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लीडरशिप काम क्या कर रहा है, उसके फंक्शंस क्या हैं, ये उस चीज पे डिपेंड करता है, इस पे फंक्शंस पे। फंक्शनल लीडरशिप मॉडल डू नॉट सजेस्ट द आइडियल वेज ऑफ नॉर द बिटवीन बिहेवियर। नहीं नहीं, ये इतनी इंपॉर्टेंट, देखो जितनी अभी तक पढ़ रखी है ना, इससे पहले एलएमएक्स से पहले की थ्योरीज, यहाँ तक पाथ रोल थ्योरी तक, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू तक यहाँ से सवाल पूछा जाने के पूरे आसार है। उसके बाद क्या होता है कि कुछ चीजें होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं होती है, लेकिन एक बार गो थ्रू करने में उनका कोई नुकसान भी नहीं होता, तो एक बार गो थ्रू कर लोगे, अगर एक आध क्वेश्चन कभी आ गया आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसमें नोट्स में तो दिया हुआ है, पढ़ लीजिए एक बार। फंक्शनल लीडरशिप थ्योरी इज पर्टिकुलरली useful theory for addressing specific leader behavior expect to contribute to organization or unit effectiveness। The most notable functional models are action centered theory। अब इसके अंदर एक ही थ्योरी है जिसको आप लोगों ने याद रखना है, कौन सी, that is action centered model। इसमें क्या बोला गया, अपने अचीविंग द टास्क, मैनेजिंग इंडिविजुअल एंड मैनेजिंग टीम, कि हम तीन चीजों पे फोकस करेंगे। क्या क्या, पहला तो जो टास्क है उसको अचीव करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद जो इंडिविजुअल्स हैं उनको मैनेज करने की कोशिश करेंगे, और तीसरा जो हमारी टीम्स हैं उनको भी मैनेज करने की कोशिश करेंगे। टास्क में वही ऑब्जेक्टिव सेट करना, प्लानिंग टास्क करना, डेवलपिंग करना और मोटिवेट करना। इंडिविजुअल नीड्स में उनको कोचिंग देना, काउंसलिंग देना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताना, स्टैंडर्ड सेट करना। और देन ग्रुप नीड्स होता है कम्युनिकेशन, टीम बिल्डिंग, मोटिवेशन या डिसिप्लिन के थ्रू उनके टारगेट्स को अचीव करना। सो दैट्स, बाकी अगर इसके अंदर ना टास्क में वही ऑब्जेक्टिव सेट करना, प्लानिंग टास्क करना, डेवलपिंग करना, कुछ करने की कोशिश करना।
टास्क में वही ऑब्जेक्टिव सेट करना, प्लानिंग टास्क करना, डेवलपिंग करना और मोटिवेट करना। इंडिविजुअल नीड्स में उनको कोचिंग देना, काउंसलिंग देना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताना, स्टैंडर्ड सेट करना। और देन ग्रुप नीड्स होता है कम्युनिकेशन, टीम बिल्डिंग, मोटिवेशन या डिसिप्लिन के थ्रू उनके टारगेट्स को अचीव करना। सो दैट्स इट। बाकी अगर इसके अंदर कुछ और एक बार गो थ्रू होना तो हो लीजिए, अदरवाइज लीडरशिप में इससे ज़्यादा आपको सवाल डिटेल में नहीं पूछ सकता। इसके जो दो मॉडल है ना, दो टॉपिक हैं, जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाला और CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो बिजनेस मैनेज इन्वायरमेंट वाले कोर्स में होगा। कल से आप लोगों की डेली पेपर 2 की 2 क्लासेस होंगी, ठीक है। शाम को 2 या 2:30 बजे से आपकी क्लास हुआ करेगी, जो भी पेंडिंग पोर्शन है, ठीक है। पहले कल से स्टैट शुरू होगा, 3 दिन में स्टैट खत्म होगा, अगले 3 दिन तक बैंकिंग शुरू होगा, अगले 3 दिन तक फाइनेंस। तो अगले 10 दिन के अंदर आपकी वो 3 यूनिट्स भी खत्म हो जाएंगी, और जो बाकी उसी तरीके से चलता रहेगा। पेपर 1 की क्लास सुबह 10:30 बजे और शाम को 7 बजे पेपर 2 की। जो एक्स्ट्रा पेंडिंग क्लासेस हैं वो आपकी कल से शुरू हो जाएंगी। मतलब इस वीक में फ्राइडे से पहले, सैटरडे से पहले आप लोगों की ये वाली मैं स्टैट यूनिट खत्म कर दूंगा। वो ऐड हो जाएंगी, वो आपको पता चल जाएगा। मतलब अगले 10 दिन के अंदर अंदर आपकी सारी पेंडिंग यूनिट्स खत्म हो जाएंगी। सैटरडे संडे आपका ऑफ रहेगा इस बार, क्योंकि संडे मुझे कुछ ज़रूरी काम के लिए बाहर जाना है, तो संडे आपकी छुट्टी रहेगी, सैटरडे आपको क्लास होगी। आज होगी शाम को क्लास, कल नहीं हुई थी, आज होगी, आज होगी। इसकी हिंदी PDF शायद पेंडिंग है, वो मैं आप लोगों को अभी शेयर कर देता हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, 100%